अब अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त भारत विरोधियों की एक टोली तैयार करने में लग गया है। 4 दिन के युद्ध में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने एक खास प्लान बनाया है, जिसके तहत वो एक विशेष इस्लामिक देशों का गैंग बना रहा है जो भारत के खिलाफ उसके साथ खड़े रहे। तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे। यही वही देश है जिन्होंने युद्ध के दौरान पाकिस्तान को हर प्रकार की मदद दी थी। इन देशों ने पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट दिया, मॉरल सपोर्ट ही नहीं बल्कि मारक हथियारों का सपोर्ट भी दिया। यह अलग बात है कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान और उनके दोस्तों को सामरिक, कूटनीतिक दोनों युद्ध में बुरी तरह से हराया। हम सिर्फ पाकिस्तान से थोड़ी लड़ रहे थे। तुर्की के ड्रोन्स, उनके ऑपरेटर्स, चीन के हथियार, चीन के सिस्टम्स, हमने इन सबको हराया है। अब इन देशों ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है और इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 देशों के दौरे पर निकले हैं। अब समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो सबसे पहले तुर्की गए हैं, यहां से वो ईरान जाएंगे। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और फिर तजाकिस्तान। ये वही देश है जिनको इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अपने साथ करना चाहता है और इनके सहारे भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की साजिश रच सकता है। भारत से युद्ध में पाकिस्तान को तुर्की से कई हथियार मिले। खासतौर से तुर्की ने उसे अपना घातक जो बैरक्टार ड्रोन्स हैं वो दिए थे, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति के आगे तुर्की के हथियार भी फेल हो गए। भारत से केवल पाकिस्तान नहीं हारा है, उसके साथी भी हार गए हैं। बस यही बात उनको एकजुट कर रही है ताकि अगली बार वो कुछ बड़ी साजिश रच सके। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक शहबाज शरीफ का ये दौरा उन देशों को धन्यवाद देने के लिए है जिन्होंने युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि एक हारने वाला देश अपने हारे हुए साथियों को किस बात का धन्यवाद देने गया है। तुर्की से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर पाकिस्तान और तुर्की के बीच दोस्ती की झलक दिखी, जिसमें अपनापन कम और मतलब परस्ती ज्यादा नजर आई। शहबाज शरीफ यहां भी वही उनका कटोरा लेकर गए थे। अपने पोस्ट में एक्स पर शहबाज शरीफ ने तुर्की को दोस्ती का वास्ता देकर पाकिस्तान में निवेश करने की मांग की है। उन्होंने एक फोटो भी डाली है जिसमें शहबाज और एर्दोआन, तुर्की के जो प्रेमियर है, ये दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों के सूट पर लगा बैच देखिए, इससे आपको दोनों की दोस्ती का पता चल जाएगा। हाथ भी पकड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ ने जो बैच पहना है उसमें तुर्की और पाकिस्तान का झंडा बना है, जबकि एर्दोआन ने जो बैच पहना है उसमें केवल तुर्की का झंडा है। अब आप समझ सकते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति की नजर में पाकिस्तान की दोस्ती की क्या अहमियत है। दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है ये हमने आपको दिखा दिया। सच ये है कि भीख मांगने वालों और भीख देने वालों के बीच दोस्ती नहीं होती। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर तुर्की को पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है। पाकिस्तान की तो समझ में आती है, शहबाज शरीफ और अगर आसिम मुनीर जा रहे हैं हर जगह तो वो युद्ध की शॉपिंग, तरह तरह से कैसे इस्लामिक देशों की लामबंदी की जाए, ये सब के। लेकिन तुर्की का पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है। इतने सारे इस्लामिक देश हैं, क्या उनमें से कोई भी खुलकर ऐसे पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है, हथियार भेज रहा है? नहीं, तुर्की ही क्यों? तो इसकी कई वजह है, जिनमें से एक ये है कि पाकिस्तान के जरिए वो भारत पर दबाव बनाना चाहता है। तुर्की पाकिस्तान की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भारत को इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया का दोस्त मानता है और इन देशों के साथ तुर्की के खराब संबंध है, वो अपने दिमाग लगा रहा है। इसके अलावा तुर्की एक बड़े इस्लामिक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को मोहरे के तौर पर, सिर्फ शतरंज के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की मदद करने के पीछे तुर्की के 2 बड़े मकसद हैं। पहला, वो खुद को इस्लामिक देशों का असली लीडर और रहनुमा साबित करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे 13वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक उसने किया था। उस दौर को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। हम आपको इसके बारे में आगे बताएं। देखिए, पाकिस्तान की मदद करने के पीछे तुर्की का दूसरा मकसद क्या है। अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी देशों को संदेश देना कि उसे कमजोर ना समझा जाए। आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में तुर्की ने इस्लामिक देश होने की वजह से फिलिस्तीन का साथ दिया और गैर इस्लामिक इजराइल का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ठीक वैसे ही इस्लामिक देश होने की वजह से वो पाकिस्तान के साथ है।
और भारत के खिलाफ। तुर्की के लिए फिलिस्तीन और पाकिस्तान दोनों देश इस्लामिक युद्ध के मैदान हैं, जो उसके खास इस्लामिक एजेंडे का हिस्सा है और इनके जरिए वो दुनिया भर के इस्लामिक देशों को बताना चाहता है कि तुर्की इस्लाम की रक्षा के लिए इस्लामिक देशों की मदद कर रहा है। अभी तक मुस्लिम देशों के लीडर के तौर पर सऊदी अरब और यूएई को देखा जाता है, लेकिन फिलिस्तीन और पाकिस्तान की मदद करके तुर्की एक बार फिर से इस्लामिक देशों का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। दरअसल साल 1299 से पलट दीजिए नंबर 1922 तक, यानी करीब 600 वर्षों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर तुर्की ने राज किया था। इस साम्राज्य को ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। इसे आप तुर्की साम्राज्य भी कह सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन अपने देश के इसी इस्लामिक साम्राज्य को वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऑटोमन साम्राज्य ने अपने शासनकाल में 15 से ज्यादा देशों पर शासन किया है। इसमें तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, मैसेडोनिया, रोमेनिया, सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और अरब के कुछ हिस्सों पर राज किया है। ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, लाल पीला रंग का, नाम लाल से लिखे। वर्ष 1299 में तुर्की में एक कबीलियाई नेता उस्मान ने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की थी। उस्मान को अरबी भाषा में ओथमान कहते हैं और यहीं से ऑटोमन शब्द निकला है। 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ ऑटोमन साम्राज्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक फैल गया था और इस साम्राज्य को इतिहास का सबसे ताकतवर और लंबे समय तक, सोचिए 600 वर्षों तक राज करने वाला साम्राज्य माना जाता है। हालांकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ऑटोमन साम्राज्य अपने पतन की तरफ था और इसका फायदा कई देशों ने पहले विश्व युद्ध में उठाया। साल 1914 में शुरू हुए पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की सेना जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ थी। वर्ष 1918 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य भी खात्मे की तरफ बढ़ गया। ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद उनके कई हिस्सों पर मित्र देशों की ही जो सेनाएं थी उन्होंने कब्जा कर लिया। विश्व युद्ध के बाद सीरिया, लेबनान पर फ्रांस का कब्जा हो गया। इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, ब्रिटेन के पास चला गया। तुर्की के पश्चिमी हिस्से पर ग्रीस का कब्जा हो गया और सऊदी अरब पूरी तरह से अपना अलग हो गया। तो इस तरह से बिखर गया फिर ऑटोमन साम्राज्य। इस तरह से पहले विश्व युद्ध के तुर्की के बड़े साम्राज्य को, एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, उसने तुर्की के इस वर्चस्व को, इस बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया। जब तक तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य रहा तब तक उसे ही इस्लामिक देशों का लीडर माना गया, लेकिन हार के बाद ऑटोमन साम्राज्य की खिलाफत व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इससे इस्लामिक देशों पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को खलीफा कहा जाता है, कैलिफेट सिस्टम। इसे ही इस्लाम का रक्षक माना जाता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना ऑटोमन साम्राज्य बचा, ना खिलाफत वाली व्यवस्था बची और ना ही बचे ये खलीफा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1923 में तुर्की में पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, जिसके तहत मुस्तफा कमाल अतातुर्क को राष्ट्रपति बनाया गया। अब एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन इस्लामिक देशों के साथ मिलकर एक ऑटोमन साम्राज्य जैसी ही चीज बनाने की कोशिश में लगे। एर्दोआन कट्टर इस्लामिक मान्यताओं को मानते हैं और इसीलिए इस्लामिक देशों की मदद करके उन्हें अपने तरफ करना चाहते हैं। और कई लोग तुर्की में, जो आम लोग हैं, जिनको एक खुलेपन के साथ जीने की आदत लग गई थी, कमाल अतातुर्क जो कि उनके एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको फादर ऑफ द नेशन का वहां पर दर्जा मिला हुआ है, बड़ी खुली सोच के थे। लेकिन ये एर्दोआन ने वहां पर वापस आकर वहां की जनता में एक कट्टरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे तुर्की की जो पोजीशनिंग वो कर रहे हैं जियोपॉलिटिकली, वो एक कट्टर इस्लामिक देश की, उनके सर्वोसर्वा की, और उनके वो लीडर बनना चाहते हैं। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और इसीलिए तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया इस्लामिक गठबंधन बनाने की फिराक में लग गया।